जय हिंद। आइए आज हम लोग इस वीडियो में बड़ी आंत के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बड़ी आंत है ये पाचन तंत्र का अंतिम अंग होती है। इसके बाद भोजन हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो आइए इस फिगर के माध्यम से हम बड़ी आंत के बारे में समझते हैं। देखिए, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है और इसका जो ये वाला भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक भाग, ये वाला भाग, इसको सीकम कहते हैं और इस भाग को, ये वाला जो भाग इसका है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स है ये मानव शरीर में अवशेषी अंग का कार्य करता है। अवशेषी अंग मतलब ऐसा अंग जिसका कोई कार्य ना हो। जब हम लोग, मानव जो है वो जानवर से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो पहले हम लोग जब घास फूस खाते थे, पत्तियां खाते थे पेड़ों की, तब इसका उपयोग होता था, क्योंकि ये पत्तियों को पचाने के लिए एंजाइम उत्पन्न करता था। लेकिन अब हम लोग पत्तियां और घास फूस का अपने भोजन में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इससे निकलने वाले एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये अंग अब अवशेषी अंग के रूप में ही हमारे शरीर में बचा हुआ है। इसको हिंदी में क्रमरूपी परसेशिका भी कहते हैं। सीकम के बाद यहाँ से यहाँ तक का ये भाग जो है ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिख रहा है। इधर से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए इसे हम एसेंडिंग कॉलोन कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का पूरा भाग कॉलोन कहलाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम, चूंकि ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसलिए इसे हम एसेंडिंग कॉलोन कहते हैं। इसके बाद कोलोन का दूसरा हिस्सा आ जाता है, दूसरा भाग, ये क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज दिशा में है, इसलिए इसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। लिख दे रहे हैं, देखो, एसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, इसलिए हम इसको कोलोन के इस भाग को एसेंडिंग कोलोन कहते हैं। उसके बाद फिर क्षैतिज दिशा में जो कोलोन का भाग है उसे हम ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो भाग है ये नीचे की ओर उतर रहा है और इंग्लिश में नीचे के लिए एक शब्द है डिसेंडिंग, जिसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वाले भाग को, नीचे उतरते हुए कोलोन वाले भाग को हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। उसके बाद कोलोन का ये वाला भाग पूरा नहीं होता है, ये आधी दूरी ही तय करता है यहाँ तक, इसलिए कोलोन के इस वाले भाग को हम सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। सिग्मोइड कोलोन के बाद ये जो पूरा हिस्सा बड़ी आंत का है, इसे हम, इस वाले हिस्से को हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम की हिंदी लिख दे रहे हैं मलाशय। और बड़ी आंत जिस छिद्र से बाहर खुलती है उस छिद्र को हम एनस कहते हैं। एनस द्वारा ही हमारे शरीर से वर्ज्य पदार्थ लैट्रिन के रूप में बाहर निकलता है। अच्छा, तो आप लोगों ने देखा ये थे बड़ी आंत के भाग। उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी आंत का कौन कौन सा कार्य होता है, क्या भूमिका होती है इसकी पाचन में। तो सबसे पहला काम इसका होता है कि ये जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करने का कार्य करती है। वैसे तो छोटी आंत में पूरी तरह से जल और अन्य सभी चीज़ों का अवशोषण हो गया होता है, लेकिन फिर भी कुछ बचा हुआ जल और खनिज लवण
जो अवशेष रह जाते हैं उनको ये बड़ी आंत अवशोषित करती है। आप लोगों ने डायरिया रोग सुना होगा। डायरिया रोग में बड़ी आंत जल का अवशोषण करना बंद कर देती है, जिससे हमें लूज मोशन आने लगते हैं और फिर डॉक्टर के पास हमें दवाई लेने के लिए जाना पड़ता है। अब एक बात और समझ लेते हैं कि छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला हिस्सा यहाँ पर आकर के भोजन को छोड़ता है और फिर क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन इस दिशा में चलता है। आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे उसका जो जल है और खनिज लवण है वो अवशोषित हो जाते हैं। फिर यहाँ आकर के वो वर्ज्य पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लेट्रिन के रास्ते अर्थात एनस द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कोलोन वाला भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, इसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है ई कोलाई। ये जीवाणु, इसका कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में ये जो भोजन आया हुआ है इसको ये खा लेता है और बदले में हमें विटामिन B12 देता रहता है। और आप लोग जानते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। लिख दे रहे हैं साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो भी लिख दे रहे हैं, एनीमिया। इनीमिया को रक्त अल्पता भी कहते हैं। रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। तो कोलम वाले भाग में ये कार्य भी होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया जीवाणु, ये जीवाणु है, सहजीविता का काम करता है। ये यहाँ से इस वर्ज्य पदार्थ को खाता है और बदले में हमें विटामिन B12 देता रहता है। और एक बात, जो भोजन यहाँ आता है, जैसे आमाशय में जो भोजन पहुँचता था घुलने के बाद उसको काइम कहते थे, वैसे इस भोजन को, जो ये भोजन आया है यहाँ, इसको हम भोजन नहीं कह सकते, इसको वर्ज्य पदार्थ कहते हैं, इसको हम काइल कहते हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने जो 3 चीज़ें खाई हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तो इनका कितनी बार पाचन हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का कितनी बार पाचन हुआ है और किस किस अंग में पाचन हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन 2 बार हुआ है, मुख गुहा में हुआ है और टायलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में हुआ है, और फिर ग्रहणी में हुआ है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है, वहाँ एमाइलेज नामक एंजाइम के कारण इसका पाचन हुआ है। वसा का पाचन ग्रहणी में, छोटी आंत की ग्रहणी में, जिसको डेड्यूनम कहते हैं, इसका भी 2 बार पाचन हुआ है। एक बार पित्त रस के द्वारा इसका एमएलसीकरण होता है और फिर लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है। इसके बाद हम प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन पचने में सबसे जटिल होता है, इसलिए इसके पाचन के लिए 3 एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। देखो, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया जाता है पेप्सिन के द्वारा। प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन्स में बदल देता है आमाशय में। उसके बाद डेड्यूनम वाले पार्ट में, छोटी आंत का जो डेड्यूनम वाला पार्ट होता है, उसमें उसी पेप्टोन्स को ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है वो पेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद इस पेप्टाइड को इलियम वाला भाग, छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, वो इरेप्सिन नामक एंजाइम उसे एमिनो अम्ल में तोड़ देता है।
इलियम वाले भाग में पेप्टाइड को इरेप्सिन नामक हार्मोन एमिनो अम्ल में तोड़ देता है और अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसे पाचन अंग के किस अंग में क्या कहते हैं। ये इसे समझ लेते हैं। जब भोजन मुंह से बाहर रहता है तो उसे हम भोजन कहते हैं। वही भोजन मुख के अंदर चला जाता है और उसे हम चबा देते हैं, जब उसमें लार मिला देते हैं चबा के, तब उसका नाम बोलस हो जाता है। वह बोलस जब हमारे आमाशय में पहुंचता है और वहाँ पूरी तरह से HCl तथा पेप्सिन रेनिन के साथ मिलकर बिल्कुल मथ जाता है, तब उसे काइम कहते हैं। और वही काइम जब हमारे रेक्टम में पहुंच जाता है, बड़ी आंत के रेक्टम वाले मलाशय वाले भाग में पहुंच जाता है, तब उसे काइल कहते हैं। और फिर इस काइल को हम लेट्रिन द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि पाचन के दौरान भोजन में जो जो क्रियाएं हुई हैं उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं। आइए देख लेते हैं। पहले होता है इग्निशन, जिसको आप अंतर्ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले भोजन जब हम अपने मुख में ले जाते हैं अपने शरीर के अंदर करने के लिए, तब उसे इग्निशन यानी अंतर्ग्रहण कहते हैं। फिर दूसरी क्रिया होती है भोजन के साथ डाइजेशन, अर्थात भोजन का पाचन होता है। उसके बाद तीसरी क्रिया जो है वो होती है एब्जॉर्प्शन, अर्थात अवशोषण। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, यानी उन तत्वों से ऊर्जा का निर्माण स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद डिफेक्शन होता है, यानी शरीर से बाहर निकालना। उसी भोजन को काइल के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था मानव में पाचन। मानव में पाचन की क्रिया यहीं पर पूरी हो जाती है और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी। अगले वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।